हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हिस्ट्री की इस मैराथन सेशन में। इसमें हम दोस्तों आज के सेशन में हम एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर और आपके गुप्ता एम्पायर तक चलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो फादर ऑफ हिस्ट्री, तो जो हेरोडोटस थे उनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। और इन्होंने क्या किया था अपने समय पर? ठीक है, इन्होंने क्या किया था, विश्व के कई देशों में घूमकर यात्रा वृत्तांत लिखे थे। जहां जहां ये जाते थे उसके बारे में लिखते थे। तो लिखते लिखते ओवर द टाइम क्या हो गया, इनके पास एक बड़ा डॉक्यूमेंट हो गया। और पुरानी चीज, हिस्ट्री क्या है? पुरानी चीजों का अध्ययन। ठीक है, अतीत में हुई घटनाओं का सिस्टमेटिक तरीके से जब हम अध्ययन करते हैं वो ही इतिहास कहलाता है। तो इस वजह से आपका इतिहास के फादर किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। अब जनरली क्या है, अगर हम भारतीय इतिहास की बात करें तो भारतीय इतिहास को हम तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। एंशियंट हिस्ट्री जो आपकी 2350 बीसी से लेकर 750 एडी तक के टाइम को एंशियंट हिस्ट्री कहा जाता है। इसके बाद मिडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास, जिसको 750 एडी से लेकर और औरंगजेब की मृत्यु 1707 एडी तक माना जाता है। उसके बाद आपका ब्रिटिशर पीरियड, जब ब्रिटिशर भारत में आए और उन्होंने अपना एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर किया, तो उसके बाद के समय को क्या कहा जाता है? मॉडर्न हिस्ट्री कहा जाता है, आधुनिक युग कहा जाता है। चलिए अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो यहां पर कुछ चीजें देख लेते हैं कि गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, हमारे इतिहास के बारे में कुछ सामान्य सी बात देख लेते हैं कि जो गुप्ता पीरियड है उसको क्या कहा जाता है? गोल्डन पीरियड कहा जाता है। अगर वो उस पीरियड की बात करें, भारतीय इतिहास के सबसे खराब समय की बात करें, तो जो ब्रिटिश टाइम था, जब ब्रिटेन ने भारत में शासन किया था, तो उस समय को भारत का वर्स्ट पीरियड कहा जाता है, सबसे खराब समय कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें एंशियंट हिस्ट्री आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, ये आपके एंशियंट हिस्ट्री के पार्ट है। तो सबसे पहले जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, जो आपकी 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक माना जाता है। इसके बाद का जो समय है वो वैदिक एज कहलाता है, जो आपका 1200 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। इसमें आपके दो फेज आते हैं। ठीक है, 1200 बीसी से लेकर आपका 1000 तक अर्ली वैदिक एज, और इसके बाद का आपका लेटर वैदिक एज। इसके बाद अगर हम बात करें एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो जो 6 बीसी है उसको एक एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। इस समय पर दो नए धर्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म का अवतरण होता है। ठीक है, दो नए धर्म अस्तित्व में आते हैं और ये दोनों धर्म बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं। इसके बाद जो हिस्ट्री में पढ़ा जाता है वो इंपॉर्टेंट होता है आपका मगध एम्पायर। ठीक है, क्या? मगध एम्पायर। फिर नेक्स्ट है आपका फर्स्ट ग्रेट किंग। हमारे इतिहास के सबसे प्रसिद्ध शासक किसको कहा जाता है? तो फर्स्ट ग्रेट किंग कहा जाता है अशोक को। ठीक है, अशोक इज कॉल्ड द फर्स्ट ग्रेट किंग ऑफ आवर इंडियन हिस्ट्री। इसके बाद का जो पीरियड आ जाता है आपका, वो गुप्ता पीरियड कहा जाता है, जिसको भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल, गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। अगर मिडिवल हिस्ट्री की बात करें तो मिडिवल हिस्ट्री पीरियड जो है आपका, ठीक है, उसमें जो 750 से लेकर 1000 के बीच का टाइम है वो डेडिकेटेड है ट्री पार्टी स्ट्रगल कन्नौज को लेकर।
3 वंश में एक लंबे समय तक लड़ाई होती रही और इसको ट्रिपार्टी स्ट्रगल कहते हैं। इसके बाद भारत में राजपूतों का उद्भव होता है और साथ ही साथ विदेशी कुछ लुटेरे भारत में आने शुरू हो जाते हैं, जिसमें मोहम्मद गजनी, ठीक है, इसके अलावा मोहम्मद गोरी, और फिर ये क्या करते हैं, यहाँ पर युद्ध जीतकर भारत में ही अपना शासन करना शुरू कर देते हैं। इनके जो गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक, सेवक थे, वो भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर देते हैं 1206 में, और 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत चलती है और फिर भारत में आ जाता है मुगलों का राज, ठीक है। फिर 200-250 साल तक मुगल भारत में शासन करते हैं, ठीक है। इसके बाद भारत में क्या होता है, फॉरेनर इन्वेजन होना शुरू हो जाता है ब्रिटिशर के रूप में, ठीक है। जो 1498 यानी कि जब वास्को डी गामा जो पोर्टुगीज ट्रेवलर थे सबसे पहले कैलिकट पहुंचे थे, जैमोरिन नाम के शासक ने उनका स्वागत किया था। तो फिर यहाँ पर ब्रिटिशर का इन्वेजन भारत में होना शुरू हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें मॉडर्न हिस्ट्री, तो जो ये मॉडर्न हिस्ट्री वाला पीरियड है, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री वाले अगर हम पीरियड की बात करें तो इसमें क्या है, 1757 जब आपका बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, तब से लेकर 1857 उस समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में डायरेक्ट भारत का शासन था। और यहाँ पर क्या होता है, फिर 1857 की रिवॉल्यूशन हो जाती है, जिसमें क्या किया जाता है, भारत के जो व्यक्ति है वो ब्रिटिश शासन के प्रति अपनी नाराजगी दिखाते हैं, विरोध करते हैं और उनको यहाँ से उखाड़ फेंकने की बात करते हैं। तो इस कारण से क्या होता है कि फिर ब्रिटेन भारत की सत्ता को डायरेक्ट अपने हाथों में ले लेता है, भारत की सत्ता क्वीन के हाथों में चली जाती है, और जो अभी तक आपके गवर्नर जनरल होते थे वो सिस्टम खत्म हो जाता है और अब शुरू हो जाते हैं वॉइसरॉय, ठीक है, अब शुरू हो जाते हैं क्या, वॉइसरॉय। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, यहाँ से हम अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। जो अभी तक था ये एक आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था हिस्ट्री के मोटे मोटे चीजों को। तो अपना पहला टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। तो पहले तो आप ये देखो कि भारत का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा, ठीक है, भारत का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा। तो बेसिकली क्या था, जो फॉरेनर जो लोग थे, ठीक है, फॉरेनर जो लोग थे वो वेस्ट की तरफ से जब इंडिया में आए तो वो सा को ना हा बोलते थे, ठीक है, सा को क्या बोलते थे, हा बोलते थे। इस वजह से जब वो सिंधु नदी कहते थे तो सिंधु नहीं कह के उसको वो हिंदू कहते थे, और उन्होंने कहा कि इस सिंधु नदी के ईस्ट में जो क्षेत्र है, इस सिंधु नदी के जो ईस्ट में क्षेत्र है उसके लिए वो एक शब्द प्रयोग करते थे, कौन सा, हिंदुस्तान, और वहां से पड़ गया, ठीक है, भारत का नाम क्या, हिंदुस्तान। तो जो आर्यन लोग थे, ठीक है, वो सा को हा बोलते थे और उन्होंने सिंधु नदी के पूर्व में स्थित क्षेत्र को क्या कहा, उन्होंने इसको कहा आपका हिंदुस्तान। अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन है, कंटेम्प्रेरी मतलब समकालीन, तो एक तो है आपकी इजिप्टियन सिविलाइजेशन। जो इजिप्टियन सिविलाइजेशन थी जिसको मिस्र की सभ्यता कहते हैं, ये नाइल नदी के किनारे पर थी, ठीक है, नील नदी के किनारे पर थी। इसी तरह की अगर और बात की जाए तो चाइनीज सिविलाइजेशन जो हैंगहो रिवर के किनारे पर थी, और इसी तरह की आपकी मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो टिग्रिस रिवर के किनारे पर थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन यानी कि विश्व में कौन कौन सी सभ्यता चल रही थी और किस नदी के किनारे थी, तो अक्सर ये क्वेश्चन भी आपका आ जाता है। एक तरफ सिविलाइजेशन दे देंगे और एक तरफ आपकी रिवर दे देंगे, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चीज पर, तो नेक्स्ट क्या है,
पैलियोलिथिक एज जिसको स्टोन एज भी कहते हैं, तो 10,000 बीसी के टाइम क्या कहलाता है आपका, पैलियोलिथिक एज कहलाता है। ये स्टोन एज है जो मनुष्य था उसका पत्थरों का प्रयोग करता था। पत्थरों का प्रयोग किस किस काम में करता था, किसी भी जानवर को मारने के लिए वो क्या करता, पत्थर फेंक के मार देता था, क्योंकि उस समय पर वो मीट खाता था और मीट भी कैसा, कच्चा मीट खाता था। तो वो क्या करता था, पत्थर फेंकता था, पत्थर फेंकने से जानवर की मृत्यु हो जाती थी, ठीक है, और वो उसको फिर खा लेता था। इसी तरीके से वो पत्थर का प्रयोग उस समय पर वो कंद मूल पेड़ों से फल वगैरह खाता था। तो वो क्या करता था, पत्थर का प्रयोग करके, ठीक है, इसको ना गिरा लेता था, ठीक है, फल फूल को वो क्या कर लेता था, गिरा लेता था पत्थरों का प्रयोग करके। तो इस जमाने की जो मेन चीज थी वो आपकी क्या थी, पत्थर थी। इसके अलावा जो नेक्स्ट टाइम है वो आपका मीसोलिथिक एज कहलाता है, 10,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी। और ये आपका माइक्रो टूल ऑफ स्टोन, इस समय पर क्या होता था, पत्थर के छोटे छोटे औजार, ठीक है, पत्थर के छोटे छोटे, पहले वो बड़े बड़े पत्थर का ही प्रयोग करता था, लेकिन अब उसमें पारंगत हो गया था वो उन पत्थरों से छोटे छोटे हथियार बनाने में, नुकीले हथियार बनाने में। इसके बाद आ जाता है आपका नियोलिथिक एज, और फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका चैल्कोलिथिक एज, जिसको ब्रोंज एज भी कहते हैं। यहाँ पर शुरू हो जाती है मनुष्य के द्वारा पहली धातु का प्रयोग, जो कौन थी आपकी, वो थी कॉपर, तांबा एंड कांसा, ठीक है। तो कॉपर एंड ब्रोंज ये क्या थी आपकी, शुरुआत की मेटल थी जो ह्यूमन ने प्रयोग की थी। अगर हम बात करें यहाँ पर साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो हम क्या करेंगे, वो क्या था कि 1921 में रेलवे लाइन की खुदाई का काम चल रहा था। तो अचानक से खुदाई में कुछ ऐसी चीजें मिली जो उस समय के लोगों के लिए अजीब थी, ठीक है, एक अनोखी थी। इस अनोखी चीज ने लोगों के अंदर क्यूरियसनेस जगा दी, ठीक है, कि और इस बारे में पता करें। तो जब एक बड़े लेवल पर खुदाई हुई तो पता चला कि इस इलाके में वो समय पहले क्या था, वो समय पहले एक सिविलाइजेशन बसती थी। और इसकी जो फर्स्ट साइट थी, मतलब जहां पे सबसे पहले ये 1921 में जहां सबसे पहले खुदाई हुई थी, ठीक है, वो कौन सी थी, वो थी आपकी हड़प्पा। इस वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन को, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इस सभ्यता का पहला जो खुदाई स्थल था वो हड़प्पा था। अब देखो यहाँ पर जो चीज आपने याद करनी है, हड़प्पा पहली साइट किस नदी के किनारे पर, रावी नदी के किनारे पर। अच्छा, इसके हेड कौन थे, दयाराम साहनी, ठीक है, दयाराम साहनी इसके क्या थे, हेड थे, ठीक है, जो इस खुदाई के काम की जो लीडरशिप कर रहे थे। अच्छा, खास क्या चीज मिली है, खास चीज मिली है बुलेट कार्ट, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी के रूप में खिलौने मिले हैं, जो इस चीज को दिखाते हैं कि इस समय पर बैलगाड़ी का प्रयोग होता था। इसके अलावा यहाँ पर पोट्री मिली है, ठीक है, यानी कि जिनको हिंदी में बोलते हैं मर्द भांड। तो मिट्टी के यहाँ पे बर्तन मिले हैं जिनके चारों तरफ आपकी क्या हो रखी थी, डिजाइन हो रखी थी, कुछ डिजाइन बने हुए थे। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो कॉफिन ब्यूरियल्स, यानी कि क्या होता, शवदाह मिले हैं। शवदाह कैसे मिले हैं, मिट्टी के नीचे, धरती के नीचे गड्ढा करके आपके कॉफिन में उनको दफनाया गया था। और इनके साथ साथ इनके मतलब जो डेड बॉडी है, डेड बॉडी के साथ जो जरूरत की चीजें होती है वो भी साथ में रखी गई थी। तो ये चीज ये दिखाती है कि ये लोग मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास करते थे, ये मानते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, ठीक है। तो ये चीज थी आपकी किससे, हड़प्पन से जो पहली साइट थी रावी नदी के किनारे थी, दयाराम साहनी इसके हेड थे, बुलेट कार्ट का प्रयोग होता था, पोट्री यहाँ पर पाई गई, कॉफिन ब्यूरियल्स मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें मोहनजोदड़ो, ठीक है, जिसके ऊपर एक मूवी भी आ चुकी है। तो इसका
आपका जो मीनिंग है वो कहलाता है मृतकों का टीला, माउंट ऑफ टेल। ठीक है, क्या कहलाता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। और ये इसके जो आपके डायरेक्टर जनरल थे, ठीक है, वो थे आर डी बैनर्जी। ठीक है, कौन? आर डी बैनर्जी, राखल दास बैनर्जी। किस नदी के किनारे? इंडस नदी के किनारे। ठीक है, और यहाँ पर ग्रेट बात मिला है। ग्रेट बात मतलब एक तरीके से ऐसा एक स्विमिंग पूल जैसा मिला है, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर लोग किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में या किसी विशेष अवसर पर यहाँ पर क्या करते थे? पब्लिकली नहाते होंगे। ठीक है, इसके अलावा जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो मेन मानी जाती है, वो मानी जाती है ड्रेनेज, वेल ड्रेनेज सिस्टम। क्या था वेल ड्रेनेज सिस्टम? एक तो जो सड़कें थी ना, सारी की सारी सड़कें बिल्कुल सीधी थी, सारी सड़कें बिल्कुल सीधी थी, और अगर दूसरी सड़क इससे काटती थी तो वो 90 डिग्री पर ही काटती थी। सभी लोगों के घर हमेशा सड़क की तरफ ही खुलते थे, सभी लोगों के घर हमेशा सड़क की तरफ ही खुलते थे। सड़क एक दूसरे को सीधी 90 डिग्री में कट करती थी, सड़क एक दूसरे को सीधी हमेशा 90 डिग्री में कट करती थी। इसके अलावा हर सड़कों के बगल में नाली थी। ठीक है, हर सड़कों के बगल में नाली थी जो आगे जाकर मेन सड़क से मिल जाती थी, और मेन सड़क में भी एक आपकी बड़े नाला था जो आगे जाके मिल जाता था। ठीक है, किसी बड़े नहर में। तो वेल ड्रेनेज सिस्टम के लिए जानी जाती है कौन? आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे वेल ड्रेनेज सिस्टम था, और वेल ड्रेनेज सिस्टम कैसा था वो मैंने आपको समझा दिया है। इसके अलावा यहाँ पर सबसे ज्यादा सील मिला है, और डांसिंग गर्ल की इमेज, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार आया हुआ भी क्वेश्चन है कि डांसिंग गर्ल की इमेज, ठीक है, कहां पर मिली है? तो कहां पर मिली है? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, मोहनजोदड़ो में डांसिंग गर्ल की इमेज मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कालीबंगन। कालीबंगन, तो जो कालीबंगन है वो राजस्थान में है। कालीबंगन कहां पर है? राजस्थान में। किस नदी के किनारे है? ये सरस्वती नदी के किनारे है। ए घोष इसके क्या थे? हेड थे, और ये ओल्डेस्ट साइट मानी जाती है। ठीक है, यानी कि सबसे पुरानी साइट मानी जाती है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, और यहाँ पर एग्रीकल्चर होती थी। ठीक है, अब ऐसा माना जाता है कि ये खत्म हो गई होगी, किसके कारण? अर्थक्वेक के कारण। अर्थक्वेक के, भूकंप के कारण ये सभ्यता खत्म हो गई होगी। इसके अलावा यहाँ पर बुल की इमेज मिली है, और सबसे इंपॉर्टेंट है बोन ऑफ कैमल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाकी जगह पर आपके कैमल की बोन नहीं मिली है, लेकिन कालीबंगन जो राजस्थान में है, तो आपको पता है कि डेजर्ट इलाके में जो ऊंट होते हैं वो काफी बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, तो अगर बोन ऑफ कैमल कहाँ मिली है? तो बोन ऑफ कैमल आपकी मिली है कालीबंगन में। और सबसे खास बात है, बाकी साइट की तरह पर यहाँ पर वेल ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। देयर वाज नो सच वेल ड्रेनेज सिस्टम इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई वेल ड्रेन सिविलाइजेशन नहीं पाया गया। इसी वजह से इसको अनडेवलप्ड या कम डेवलप, अल्प विकसित साइट कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट चीज की बात करें, धोलावीरा, तो धोलावीरा गुजरात में आर बिस्ट 1990 में इसकी खोज करी। यहाँ पर लार्ज रिजर्वोयर पाया गया, और जो खास बनाती है धोलावीरा को वो है कि बाकी जगह पर क्या था, हड़प्पा में दो हिस्सों में नगर बटे हुए थे। दो हिस्सों में नगर बटे हुए थे, एक था छोटा लेकिन ऊंचाई पर, छोटा लेकिन ऊंचाई पर, और एक नीचे नीचे लेकिन बड़े साइज में। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो ऊपर वाला था, ठीक है, इसको ये सिटाडेल बोलते थे। और यहाँ पर क्या होता था? ठीक है, यहाँ पर
रॉयल फैमिलीज रहती थी, यहाँ पर रॉयल फैमिली रहती थी। और जबकि जो नीचा था, ठीक है, इसको तो ऊपर वाले को तो ये सिटाडेल यानी कि दुर्ग बोलते थे, और इसको नाम भी निचला नगर ही था। इसका नगर नाम भी क्या था? निचला नगर। तो जो लोअर पॉइंट पे था, कम हाइट पर था, उसको ये निचला नगर कहते थे। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर सामान्य लोग रहते होंगे। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लोथल, तो जो लोथल, अच्छा पहले यहाँ पे धोलावीरा क्या है, क्वेश्चन आएगा कि किस नगर में 3 सिटाडेल मिले हैं। तो आपने कहना है कि जो धोलावीरा था वहां पर 3 सिटाडेल मिले हैं। अगर हम नेक्स्ट चीज की बात करें, लोथल, ठीक है, तो एस आर राव के द्वारा इसकी खोज की गई थी। भेगवा रिवर के किनारे पर है। और जो सबसे खास इस साइट को बनाती है, सबसे खास इस साइट को बनाती है, यहाँ पर चावल के छिलके मिले हैं, चावल के छिलके मिले हैं। तो जो ये दिखा रहे हैं, जो आपकी कि यहाँ पर क्या होती थी, चावल की खेती होती थी। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट चीज की बात करें, यहाँ पर क्या मिले हैं, डबल ब्यूरियल्स मिले हैं। क्या मिले हैं? डबल ब्यूरियल्स। डबल ब्यूरियल्स का मतलब है कि एक ही शवदाह में दो दो व्यक्तियों को दफनाया गया था, एक ही शवदाह में दो दो व्यक्तियों को दफनाया गया था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये क्या करते थे, फैमिली ब्यूरियल्स बना लेते थे, फैमिली ब्यूरियल्स बना लेते थे। और एक बार किसी व्यक्ति की डेथ हो गई, फिर उसके बाद उसी फैमिली में अगर किसी दूसरे व्यक्ति की डेथ होती है, ठीक है, अगर उसी फैमिली में किसी दूसरे व्यक्ति की डेथ होती है, तो क्या करते थे ये, वहां पर जो जहां पे उन्होंने गैप छोड़ा हुआ था, गड्ढा छोड़ा हुआ था, उसी में प्रवेश कर कर फिर दूसरे फैमिली मेंबर को भी वहीं पर दफना देते थे। ठीक है, तो ये मतलब हो गया डबल ब्यूरियल्स का। तो एक और यहाँ पे ये ना, यहाँ का क्या था, पोर्ट टाउन था, पोर्ट टाउन था, यानी कि एकमात्र यहाँ का टाउन था, पोर्ट टाउन था, जहां पर समुद्री जहाज आते जाते होंगे और बाहर के लोगों से ये व्यापार करते होंगे, ऐसा अंदाजा लगाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें चुंदेहारो, तो जो चंदुहारा था वो रिवर, इंडस रिवर के किनारे पर था। मजमूदार जी इसके फाउंडर थे और 1931 में इसकी डिस्कवरी हुई थी। खास क्या बात है, नो सिटाडेल, यहाँ पर कोई सिटाडेल नहीं पाया गया। और यहाँ पर कॉटन की मिल थी, ठीक है, तो इस वजह से इसको ना लंका सायर ऑफ इंडियस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है, लंका सायर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है किसको, चंद्रहारों को। रीजन क्या था, क्योंकि यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर कॉटन की मैन्युफैक्चरिंग का काम होता था। इसके अलावा गेटवे ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, गेटवे ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता था चुंदेहारों को। यहाँ पर किसकी फैक्ट्री थी, यहाँ पर मनके की फैक्ट्री थी। ठीक है, मनके यहाँ पर बनते थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट साइट पर, रोपर। तो जो रोपर थी वो पंजाब में सतलुज नदी के किनारे पर है। 1955 में वाईडी शर्मा ने इसकी खोज करी थी। और यहाँ जो इसको खास बनाती है वो ये कि डॉग और एनिमल यानी कि मनुष्य को और कुत्ते को साथ साथ दफनाया गया था। ठीक है, मनुष्य को और कुत्ते को साथ साथ दफनाया गया था। तो ये चीज ये दिखाती है कि जो डॉग था उस जमाने में भी लोगों का क्या था, पेट एनिमल था। या इसके पीछे की दूसरी थ्योरी ये हो सकती है कि जब ये मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास करते थे, ऐसा प्रतीत होता है, तो कुत्ते को इस वजह से भी रखा जा सकता है कि ये उनका क्या करे, एक उनका फूड बन जाए। ठीक है, तो दोनों रीजन हो सकते हैं। नेक्स्ट है बनावली। तो बनावली आपके हरियाणा में है। तो कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि इनमें से कौन सी साइट हरियाणा में है। तो बनावली आपके हरियाणा में है। आर बिस्ट ने खोज करी थी, सरस्वती नदी के किनारे पर है। बारले की यहाँ पर खेती होती थी, क्ले सोयल यहाँ पर पाई जाती थी। इसके अलावा अगर हम बात करें आलमगीरपुर, तो आलमगीरपुर यूपी में मेरठ के पास की एक जगह है। ठीक है, यूपी में मेरठ के आसपास की एक जगह है आलमगीरपुर। यहाँ पर आपका कॉपर के टूल मिले हैं, तो जो दिखाते हैं कि
हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग कौन सी मेटल यूज करते थे? कॉपर। कौन सी फसल उगाते थे? बार्ले उगाते थे, राइस उगाते थे, वीट उगाते थे, इसके अलावा कॉटन उगाते थे। ठीक है। और आलमगीरपुर को फारदेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो लोग आए थे, ठीक है, ये आपके वेस्ट की साइड से आए थे, इस साइड से आए थे, तो अधिकतर ये आपके हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ठीक है, इस इलाके में थे। लेकिन यूपी के मेरठ तक आना, ठीक है, यानी कि धीरे धीरे क्या करते, वेस्ट की साइड से एंटर करके, ठीक है, इधर की साइड भी ये सिविलाइजेशन थी। अब यहाँ पे देख लेते हैं स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन किस चीज के लिए जानी जाती है? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन अपनी ग्रिड प्रणाली, जो मैंने आपको बता दिया कि दो सड़कें हमेशा 90 डिग्री पे दूसरे को काटती थी। इसके अलावा अपनी टाउन प्लानिंग, जो मैंने बताया कि जो शहर थे वो आपके सेम काइंड की ईंटों से बने हुए थे, सेम डिजाइन के बने हुए थे, सारे जो घर थे वो सड़कों की तरफ उनका मेन गेट होता था, और सड़क के बगल में क्या होती थी, नालियां होती थी। ठीक है, तो अपने टाउन प्लानिंग के लिए जानी जाती है। ठीक है, रोड हमेशा नॉर्थ टू साउथ थी। जो ईंटें थी, ईंटें सेम साइज की थी, 1:2:4। ईंटें हमेशा सारी सेम साइज की थी, 1:2:4। इसके अलावा यहाँ पर कॉटन का प्रोडक्शन होता था, कॉटन का प्रोडक्शन यहाँ पर होता था। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें तो गोट, सीप, डॉग और बुल, ये यहाँ के हो गए एनिमल। ठीक है, बिगेस्ट साइट की बात करें तो राखीगढ़ी यहाँ की सबसे बड़ी साइट थी, और रिलीजियस बिलीफ ये कहते हैं कि ये मूर्ति पूजा में या किसी भगवान में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पर पशुपति सील मिली है, जो ऐसा लगता है कि भगवान शिव का कहीं ना कहीं आपका रूप है। और ये मातृ देवी की पूजा करते थे, ये ध्यान रखना, किसकी पूजा करते थे? ये मातृ देवी की पूजा करते थे, वुमेन गॉडेस की पूजा करते थे, या फीमेल गॉडेस की पूजा करते थे। ये चीज आपने याद रखनी है। इसके अलावा अगर हम मेटल में बात करें तो ये किसका प्रयोग करते थे? ये कॉपर मेटल का प्रयोग करते थे। ठीक है, कॉपर मेटल का ये प्रयोग करते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आखिर इंडस वैली सिविलाइजेशन अचानक क्यों खत्म हो गई, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के खत्म होने का कारण है, फर्स्ट कारण माना जाता है कि एक मध्य एशिया से एक ट्राइब आई, जनजाति लोग आए, आर्यन ट्राइब, और ये काफी खूंखार लोग थे। इनकी जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो आपकी एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। तो इन लोगों ने क्या किया, इनको डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, इनको डिस्प्लेस कर दिया और इनको मतलब क्या कर दिया, यहाँ पे अपना आधिपत्य जमा लिया। एक विचार तो ये माना जाता है। दूसरा विचार कहता है क्लाइमेट कंडीशन, या तो फ्लड आ गई या ड्रोट आ गया, क्योंकि उस जमाने में यही होता था कि कभी आपका फ्लड आ गई, कभी आपके ड्रोट आ गई। इसके अलावा जो ये जो पूरी सभ्यता थी, आपने देखा होगा जैसे हर जो यहाँ पे अपने साइड पड़ी, किसी ना किसी रिवर के किनारे थी। अब रिवर इनकी इकोनॉमी का मेन आधार था। अगर रिवर ही अपने डायरेक्शन बदल ले, ठीक है, रिवर ही अपने डायरेक्शन बदल ले, तो इनका गुजारा होना मुश्किल हो जाता था। तो वही चीज यहाँ पर होती है, ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि रिवर ने अपनी डायरेक्शन बदल ली, रिवर ने अपना क्या कर लिया, रिवर ने अपना कोर्स चेंज कर लिया। तो ये भी एक इसका रीजन माना जाता है। नेक्स्ट है आपका टेक्टोनिक मूवमेंट। टेक्टोनिक मूवमेंट भी एक कारण माना जाता है। टेक्टोनिक मूवमेंट मतलब धरती के नीचे जो रॉक्स हैं उनमें कुछ ना कुछ हलचल चलती रहती है। ठीक है, धरती के नीचे जो रॉक्स हैं उनमें कुछ ना कुछ हलचल चलती रहती है। तो ऐसा भी माना जाता है कि टेक्टोनिक मूवमेंट्स भी एक कारण हो सकता है, जिसके कारण इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या हो गई, आपकी खत्म हो गई। नेक्स्ट है आपका आर्यन एज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आर्यन एज। तो अगर हम आर्यन एज की बात करें तो जो आर्यन एज थी वो आपकी 1500 टू 600 बीसी के बीच के टाइम को आर्यन एज कहते हैं, जब एक ट्राइब भारत में आ गई थी। ठीक है, ये मध्य एशिया के आसपास की ट्राइब मानी जाती है। ठीक है,
और ये क्या थी आपकी, इनके जो पीरियड है हम उसको दो हिस्सों में पढ़ेंगे, एक अर्ली वैदिक एज, एक लेटर वैदिक एज। तो अगर हम अर्ली वैदिक एज की बात करें तो अर्ली वैदिक एज 1500 से लेकर 1000 बीसी के टाइम को अर्ली वैदिक एज कहते हैं। ये एक नोमैडिक रेस थी। नोमैडिक रेस का मतलब अपने ये ना अपने जानवरों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। ठीक है, अपने जानवरों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और घुमंतु ट्राइब थी, एक जगह नहीं रुकते थे। अब ऐसा माना जाता है कि ये जो ट्राइब थे इसका कहीं ना कहीं रिलेशन ईरान से है। क्यों? क्योंकि एक जरस्तु धर्म होता है, ठीक है, जोरेस्ट्रियन एक रिलीजन होता है, उसकी एक धार्मिक बुक है जंत अवस्था। और ये जो जंत अवस्था जो रिलीजियस बुक है आपकी जरस्तु धर्म की, इसकी चीजें वो सारी चीजें मैच करती है। किससे मैच करती है? आपकी ऋग्वेद से। जो आर्यन एज में लिखा गया आपका ऋग्वेद, अर्ली वैदिक एज में जो लिखा गया ऋग्वेद, उसकी बहुत सारी चीज जंत अवस्था जो आपकी ईरान के जरस्तु धर्म की आपकी बुक मानी जाती है उससे मैच करती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ग्रामणी। ग्रामणी क्या था? ग्रामणी ग्रुप ऑफ पीपल था। ठीक है, ग्रामणी क्या था? ग्रुप ऑफ पीपल था। ठीक है, क्या था ये? ग्रुप ऑफ पीपल था, लोगों का एक समूह था। इसके अलावा हम बात करें विशुपति, ग्रुप ऑफ विलेज और हेड ऑफ विलेज। ग्रुप ऑफ विलेज और हेड ऑफ विलेज को क्या कहते थे? विशुपति कहते थे। ठीक है, ग्रुप ऑफ विलेज और हेड ऑफ विलेज को क्या कहते थे? विशुपति कहते थे। ये जो सभ्यता थी एक पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। कैसी सोसाइटी थी? ये एक पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, पितृसत्तात्मक सभ्यता थी। यानी कि यहाँ पर जो अधिकांश, ठीक है, अधिकांश जो दबदबा था फैमिली में वो किसका था? पुरुषों का था। ठीक है, मोनोगैमी पाई जाती थी, यानी कि एक ही शादी होती थी। वुमेन को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी थी सोसाइटी में। देखो यहाँ तक कोई डिवीजन नहीं था, बस क्या था? जो आपके प्रोफेशनल बेस्ड डिवीजन था, यहाँ पर प्रोफेशनल बेस्ड डिवीजन था, यानी कि आपका जो क्या व्यक्ति क्या काम कर रहा है इस आधार पर था। ठीक है, लेकिन जब हम लेटर वैदिक एज पढ़ेंगे तो चीजें कंडीशन हो जाती, ये जो चीजें हैं ये चेंज हो जाती है। हम वहां पर वही पढ़ेंगे कि क्या चीजें चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर नो चाइल्ड मैरिज, ठीक है, कोई चाइल्ड मैरिज भी यहाँ पर नहीं होती थी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इकोनॉमी। तो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो गायों पे बेस्ड थी। ठीक है, गाय यहाँ की इकोनॉमी का आधार था, ये चीज आपने याद रखनी है। इसके अलावा ये कॉटन की फार्मिंग करते थे और यहाँ पर एक करेंसी भी मिली है, नाम क्या है? निसाका। तो निसाक नाम की एक करेंसी मिली है जो ईरान के कॉइन है। अब यहाँ पर मिल रहे हैं तो ये किसी ना किसी चीज को इंडिकेट करते हैं। इसके अलावा बात की जाए तो ये पंच तत्व की पूजा करते थे। जो हमारी जो प्रकृति 5 चीजों से मिलके बनी है, हमारी जो प्रकृति 5 चीजों से मिलके बनी है, ये उनकी पूजा करते थे। यानी कि ये नेचर लवर थे। ठीक है, क्या थे ये? नेचर लवर थे, प्रकृति की पूजा करते थे। तो इस समय पर क्या हुआ? वेद लिखे गए। अगर वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वेद का शाब्दिक अर्थ होता है टू हियरिंग, सुनना। शुद्ध संस्कृत में इसको बोलते हैं श्रवण। ठीक है, श्रवण करना। इसके अलावा यहाँ पर जो आपका अर्ली वेदिक एज था, यहाँ पर ऋग्वेद लिखा गया जो फर्स्ट वेद माना जाता है, जिसमें 1028 हिम्स थे, 10 मंडल थे। और ये इसमें ना जो श्लोक थे आपके, ये इंसान की भलाई के लिए थे, वेलफेयर के लिए थे। यानी कि ऐसा माना जाता था कि अगर आप इन श्लोक को पढ़ते हो तो आपका कल्याण होगा। अब इनके जो भगवान थे वो कौन कौन से थे? पृथ्वी, अग्नि, वायु, वरुण एंड इंद्र। ठीक है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, वरुण एंड इंद्र। तो आप ये सब ये देखोगे, जैसे इंद्र हो गए,
वो वर्षा के भगवान हो गए। ठीक है, इसी तरीके से क्या करते थे, मतलब जो प्रकृति में मेन चीज होती है, आप उन्हीं को ये क्या करते थे, उन्हीं की पूजा ये करते थे। इसके अलावा दो फीमेल गॉड की भी पूजा करते थे ये, अदिति एंड उषा। अदिति एंड उषा दो फीमेल गॉड की भी ये पूजा करते थे। नो आइडियल वर्शिप टिल नाउ, लेकिन यहां तक भी मूर्ति पूजा नहीं होती थी। ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं अर्ली वैदिक एज, लेकिन अब आगे हम देखेंगे जब आ जाता है आपका लेटर वैदिक एज 1000 से लेकर 600 तक, तो यहां पर कंडीशन बदल जाती है। पहला क्या कि जो 3 वेद थे वो इस समय पर लिखे गए। कौन कौन से? सामवेद। ठीक है, जिसको फर्स्ट म्यूजिकल बुक माना जाता है, म्यूजिक की पहली किताब माना जाता है सामवेद को। इसके अलावा यजुर्वेद, जिसमें रिचुअल्स थे, कर्म कांड। ठीक है, जिसमें क्या थे आपके कर्म कांड थे, यानी कि अगर ये कर लो तो ये हो जाएगा, ये कर लो तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के यहाँ पर ना रिचुअल्स चलने लग गए थे। इसके अलावा जो थर्ड वेद था अर्थवेद। अर्थवेद हाउ टू क्योर डिजीज, ये बीमारी को ठीक करने से रिलेटेड था। ठीक है, कि बीमारी को ठीक कैसे करना है। तो इस तरह के आपके चारों वेदों का कंटेंट याद रखना। ठीक है, सामवेद म्यूजिक, यजुर्वेद रिचुअल्स, अर्थवेद डिजीज और ऋग्वेद वेलफेयर के लिए इंसान के श्लोक। अब ये वेस्ट की साइड से आए थे और अब यहाँ तक ना ये गंगा नदी तक पहुंच गए थे। आपको पता है इससे पहले हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ी, वो सिंधु नदी या उसकी सहायक नदियों के आसपास थे। लेकिन अब ये किसकी तरफ बढ़ गए थे? ये अब बढ़ गए थे आपके किसकी तरफ? ईस्ट की तरफ, यानी कि ये गंगा यमुना तक पहुंच गए थे। और आपको पता है कि गंगा यमुना के पास एलुवियल सॉइल पाई जाती है, और एलुवियल सॉइल से क्या होता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होती है, यहाँ पर खेती आसानी से की जाती है। और यहाँ पर क्या होता है, एक सिक्योरिटी का कंसर्न आने लग गया था, लोगों के बीच में एक सिक्योरिटी का कंसर्न आने लग गया था। ठीक है, क्योंकि अभी तक तो क्या थे, ये नोमैडिक तरीके से रहते थे। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। जब ये एक जगह पर रहने लगे तो लूटने का, ठीक है, लूटने का कॉन्सेप्ट चल गया। कुछ डकैत वगैरह, व्यापारी वगैरह, ठीक है, क्या करते थे, इंसान को लूट लेते थे, या व्यापारी जो इधर से उधर जा रहे थे उनको लूट लेते थे। तो इनको एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराए। क्या प्रोवाइड कराए? इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराए। ठीक है, इसके लिए कॉन्सेप्ट आता है किसका? किंग का कॉन्सेप्ट आता है। और किंग क्या कहता है कि आप ना मुझे टैक्स दे देना। ठीक है, आप मुझे क्या दे देना? टैक्स दे देना, और इस टैक्स के बदले मैं आपको क्या प्रोवाइड करा दूंगा? मैं आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराऊंगा, आपके इस माल को कोई भी लूटेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो किंग थे, किंग का कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है। किंग का कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है। इसके अलावा ये सेटल्ड लाइफ जीने लग जाते हैं, एक जगह पर, ठीक है, रहकर ये जिंदगी शुरू कर देते हैं। और सबसे जो खास बात थी, यहाँ पर इससे पहले कॉपर की मेटल यूज होती थी, यहाँ पर आयरन का प्रयोग होना शुरू हो गया। किसका प्रयोग होना शुरू हो गया? आयरन का प्रयोग शुरू होना हो गया, लोहे का प्रयोग होना शुरू हो गया। इसके अलावा इनके लिटरेचर की बात करें तो ब्रह्म लिटरेचर, जिसको क्या कहा जाता है? मदर ऑफ ऑल लिटरेचर भी कहा जाता है। ब्रह्म लिटरेचर इज ऑल्सो नोन एज द मदर ऑफ ऑल लिटरेचर। इसके अलावा यहाँ पे सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पर क्या हो गया था, बहुत सारी नेगेटिव चीजें जुड़ गई थी। एक तो चाइल्ड मैरिज शुरू हो गई थी। इसके अलावा गोत्र सिस्टम शुरू हो गया था। गोत्र सिस्टम शुरू हो गया था, और ये गोत्र किसी एक कबीले के लिए और उसके जानवरों के लिए प्रयोग होता था। और यहाँ पे ना सोसाइटी में ये चीज शुरू हो गई कि एक गोत्र में शादी नहीं हो सकती। ठीक है, एग्रीकल्चर की शुरुआत हो जाती है, साथ ही साथ ये इंडस्ट्रियल भी, छोटी छोटी इंडस्ट्री भी शुरू हो जाती है। और यहाँ पर कुछ नए गॉड आ जाते हैं। कौन कौन से? ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। तो ये लेटर वैदिक एज के थे। ठीक है, आपके आर्यन के नहीं थे। ये चीज आपने याद रखनी है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट चीज की बात करें, यहाँ पर क्या हो गया, उपनिषद पे फोकस किया गया। उपनिषद का मतलब होता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज।
बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज। उपनिषद की अगर आपसे संख्या पूछे तो 108 उपनिषद हैं। कितने उपनिषद है? 108। इसके अलावा जो मैंने पहले बताया था, ब्रह्म लिटरेचर को क्या कहा जाता है? मदर ऑफ ऑल लिटरेचर। सभी लिटरेचर की मदर कहा जाता है ब्रह्म लिटरेचर। इसके अलावा एक बुक थी सल सूत्र। सल सूत्र फर्स्ट बुक मानी जाती है किसकी? मैथमेटिक्स की। ठीक है, सल सूत्रास इज नोन एज द फर्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, अगर हम बात करें एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो जो 600 बीसी है इसको एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है, क्योंकि जो आपका वैदिक एज में, लेटर वैदिक एज में जो चीजें क्या हो गई थी, लेटर वैदिक एज में आपकी रिजिड हो गई थी सोसाइटी, जिसमें आपकी जाति व्यवस्था हो गई। ठीक है, जिसमें आपकी जाति व्यवस्था हो गई, गोत्र सिस्टम शुरू हो गया। ठीक है, तो इस जाति ना बोल के वर्ण सिस्टम बोलेंगे, वर्ण व्यवस्था शुरू हो गई। तो इसके कारण होता क्या है? ठीक है, इसके कारण आपकी सोसाइटी में रिजिडता आ जाती है, द्वेष बढ़ जाता है। ठीक है, क्या बढ़ जाता है? इसके कारण सोसाइटी में द्वेष बढ़ जाता है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे ना कुछ नए धर्म आ जाते हैं, जिसमें से एक धर्म था आपका बुद्धिज्म। ठीक है, एक धर्म कौन सा था? बुद्धिज्म। बुद्धिज्म धर्म के जो फाउंडर है वो थे गौतम बुद्धा। गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता था? बुद्धिज्म धर्म का फाउंडर कहा जाता था। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, इनके फादर का नाम था शिशोधन, माता का नाम था यशोधरा। सारे पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद कर लेना। इनके बेटे का नाम था राहुल। जो इनकी रियल माँ थी वो महामाया, लेकिन उनकी कम उम्र में ही क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इस वजह से जो इनका लालन पालन था वो इनकी आपकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है, प्रजापति गौतमी ने किया था। और ये शाक्य ट्राइब से बिलोंग करते थे। किससे बिलोंग करते थे? शाक्य ट्राइब से। तो इनसे रिलेटेड फैक्ट में एक बार और बता देता हूं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, शिशोधन इनके फादर थे, यशोधरा इनकी वाइफ थी, और इनके माँ का जो नाम था, इनके बेटे का नाम राहुल था। इनकी जो रियल मदर थी वो महामाया थी, जिनकी कम उम्र में मृत्यु हो जाती है। और इनको इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया था। और ये शाक्य ट्राइब से बिलोंग करते थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 4 चीजें देखी थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? 4 चीजें देखी थी। ओल्ड मैन, ठीक है, ओल्ड मैन, बूढ़ा व्यक्ति। तो बूढ़ा व्यक्ति को देखकर इन्होंने अपने सारथी से पूछा, तो उन्होंने बताया कि समय के साथ साथ हर चीज ढल जाती है, और इंसान को इसके कारण क्या आ जाता है? इंसान को इसके कारण बुढ़ापा आ जाता है। ठीक है, और ये जीवन का सत्य है। ठीक है, क्या है? ये जीवन का सत्य है। तो इस चीज ने इनको मेंटली बहुत ज्यादा परेशान किया। ठीक है, इस चीज ने इनको ना मेंटली बहुत ज्यादा परेशान किया कि भाई क्या होगा कि ये जो शरीर है मेरा, जो अभी हट्टा कट्टा शरीर है, ये वक्त के साथ साथ कमजोर हो जाएगा। इसके अलावा इन्होंने एक साधु संत देखा, जिसको देखकर इनको लगा कि यार इसको ना, जो जीवन है, जीवन का कोई भी दुख है ही नहीं इसको। ठीक है, आराम से क्या हो रहा है, ये ना किसी खुशी में ज्यादा खुश है, ना किसी गम में ज्यादा गम है, और सारे सामाजिक बंधनों से दूर मस्त जीवन जी रहा है। इसके अलावा इनको डिजीज दिखाई दी। ठीक है, बीमारी दिखाएगी कि सब शरीर कमजोर होता है, और जो आपके जीवाणु है वो शरीर पर अटैक करते हैं, आपका शरीर बीमार हो जाता है। इसके अलावा डेथ, डेथ यानी कि अल्टीमेट सत्य। ठीक है, कि क्या होनी है? मृत्यु होनी है। तो इन चारों चीजों ने इनके मन में खलबली मचा दी। और ये जिंदगी का असली मर्म ढूंढने के लिए, जिंदगी का असली मर्म ढूंढने के लिए, आखिर ये जीवन है क्या जिसमें इतनी उथल पुथल चली हुई है, तो इन्होंने 19 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया। ठीक है, और गुरु असीता और अला कर्मा, ठीक है, इनके 2 गुरु माने जाते हैं।
जो अलकर्मा थे उन्होंने इनको मेडिटेशन सिखाया था, ठीक है, चिंतन मनन सिखाया था। अब ये 29 साल की उम्र में घर छोड़ देते हैं, 6 साल तक इधर उधर भटकते रहते हैं और 35 ईयर की एज में इनको इनलाइटमेंट प्राप्त होता है, ठीक है, 35 ईयर की एज में इनको इनलाइटमेंट प्राप्त होता है। कहां पर? बोध गया में। बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो फिर ये फर्स्ट सरमन देते हैं, अपना पहला उपदेश देते हैं। किस जगह पर? सारनाथ में। सारनाथ में ये अपना पहला उपदेश देते हैं। और इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन इसको कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें तो जो इनकी डेथ है वो 80 साल की उम्र में कुशीनगर में इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, कुशीनगर में इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। अब गौतम बुद्ध से अगर सिंबल की बात करें, कई बार क्वेश्चन सिंबल भी आते हैं, तो देखो कैसे याद करोगे। लोटस एंड बुल, तो जन्म के समय पर कोई उपहार देता है तो उपहार में क्या दिया? फूल दिया। तो लोटस एंड बुल आप इनके बर्थ के से जुड़े हुए सिंबल है। डिपार्चर, अब कोई कैसे जाएगा घर छोड़ के? घर छोड़ के जाएगा घोड़े पे, उस जमाने में घोड़ा चलता था तो घोड़े पे गए। इस वजह से इनके डिपार्चर जो इन्होंने 29 ईयर की एज में किया था उसके लिए सिंबल यूज होता है हॉर्स। फिर इनको सारनाथ में, सॉरी बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति होती है पीपल के पेड़ के नीचे। तो उसका जो सिंबल है वो है आपका बोधि ट्री। बोधि ट्री उसका सिंबल है। नेक्स्ट है धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन से जुड़ा हुआ है आपका क्या? व्हील, ठीक है, व्हील घूमेगा, परिवर्तन आएगा। इसके अलावा फर्स्ट सरमन का जो सिंबल है वो माना जाता है डियर, हिरन। अगर हम बात करें बुद्धिज्म की तो ये एक नया धर्म शुरू करते हैं जिसको कहते हैं बुद्धिज्म। तो इसके 3 जेवल्स क्या कहलाते हैं? तो धर्म, संघ और बुद्ध, ठीक है, आर कोल्ड 3 जेवल ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के 3 जेवल कौन से कहा जाता है? आपके धर्म, संघ और बुद्ध। अब इन्होंने ना 4th नोबल ट्रूथ दिए। क्वेश्चन आएगा 4th नोबल ट्रूथ किससे जुड़े हुए हैं? तो 4th नोबल ट्रूथ में इन्होंने बेसिकली हमारे दुखों का कारण बताया। तो इन्होंने दुखों के कारण में बताया कि सबसे बड़ा जो हमारा दुख का कारण है वो है हमारी डिजायर। क्योंकि हम क्या करते हैं? इच्छा करते हैं। जब ये इच्छा अगर हमें मिल जाती है तो हमें लोभ बढ़ जाता है, हम और इच्छा, दूसरी इच्छा करते हैं। और इच्छा जब पूरी नहीं होती तो हमारे अंदर द्वेष पूरा बढ़ जाता है, ठीक है, हमारे अंदर क्या भर जाता है? द्वेष भर जाता है। और अगर किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छा पूरी हो गई, आपकी नहीं हुई, तो हम उससे घृणा करने लग जाते हैं, ठीक है, हम उससे क्या करने लग जाते हैं? घृणा करने लग जाते हैं। तो घृणा, द्वेष, डिजायर, ये सारी चीजें इन्होंने क्या बताई? ये सारी चीजें इन्होंने हमारे दुख का कारण बताई, ठीक है, हमारे दुख का कारण बताई इन्होंने ये सारी चीजें। अब जब दुख का कारण है तो उसका कोई सॉल्यूशन भी होगा, तो इस चीज का इन्होंने सॉल्यूशन भी बताया। क्या बताया सॉल्यूशन इन्होंने? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि यानी कि जो आपकी निगाहें है, नजर है, वो सही रखो। दूसरा, सम्यक संकल्प, डिटर्मिनेशन। आप अगर किसी का चीज को पाना चाहते हो तो उसके लिए डिटरमाइंड हो जाओ, पूरे दृढ़ संकल्प होके मेहनत करो। क्योंकि अगर आप आधे अधूरे मन से मेहनत करोगे वो आपको मिलेगी नहीं, फिर आप दुख हो जाओ, दुख में चले जाओगे। इसलिए क्या करना? सम्यक संकल्प, आपका डिटर्मिनेशन क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। तीसरा, वाणी। तो हमारे जो मुख्य जो दुख है, ठीक है, वो किसकी वजह से है? हमारी जुबान की वजह से, ठीक है, जो हम क्या करते हैं, जिसके कारण ही हमारी किसी से दोस्ती होती है, जिसके कारण ही हमारी किसी से लड़ाई होती है। तो इनका कहना था अपनी वाणी को संयम में रखना है। नेक्स्ट है कर्म, आपके एफर्ट। एफर्ट कैसे लगाते हो? फिर व्यायाम, ठीक है, अगर व्यायाम करोगे तो बीमार होने के चांसेस कम हो जाएंगे। स्मृति, मेडिटेशन, ध्यान लगाना है, ठीक है। समाधि, मेडिटेशन में जब स्मृति तो मतलब मेमोरी होगी, अपनी मेमोरी अच्छी रखनी है, ठीक है। समाधि मतलब आपका चिंतन मनन का तरीका। और लास्ट है अजीब। अजीब मतलब आपकी जो कमाई का जो जरिया है ना, जिस तरीके से आप अपना भरण पोषण करते हो,
ठीक है, वो सही होना चाहिए। अगर आपकी कमाई का जरिया ही खराब है, अगर आप गलत तरीके से पैसा कमाते हो, तो आप ना क्या रहोगे, परेशान रहोगे। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन क्या आ गया आपका, एक और रीजन आपका आ गया क्या, आपका अजीब। ठीक है, चलिए, तो ये थे आठ आपके जिन चीजों से गौतम बुद्ध ने बताया कि हम अपने जीवन के दुख को दूर कर सकते हैं। अब गौतम बुद्धिज्म से रिलेटेड 3 बुक है जिनको त्रिपिटक कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिपिटक। क्वेश्चन आ जाएगा त्रिपिटक किससे जुड़ी हुई है, तो त्रिपिटक बुद्धिज्म से जुड़ी हुई है, और ये बेसिकली बुद्धिज्म की 3 बुक है। पहली बुक सुत्त पिटक, जिसमें गौतम बुद्ध के उपदेश और जातक कथाएं लिखी हुई है। दूसरी बुक विनय पिटक, जिसमें रूल ऑफ कंडक्ट लिखे गए हैं, यानी कि बुद्धिज्म के अंदर आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। तीसरी जो बुक है वो कहलाती है अधिधाम पिटक, और अधिधाम पिटक में बुद्धिज्म का फिलोसफिकल पार्ट है, टीचिंग्स है। ठीक है, क्या है इसमें, फिलोसफिकल पार्ट है बुद्धिज्म की। अब एक और बुक है बुद्ध चरित्र। तो बुद्ध चरित्र के लेखक कौन, अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन, आपके अश्वघोष। अब बुद्धिज्म के जब देखो, जब तक गौतम बुद्ध थे तब तक इनकी जो टीचिंग्स थी ना, उनको लिखा नहीं गया था। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद एक कंसर्न हुई कि कुछ दिन में तो हम सब लोग ना भूल जाएंगे। ठीक है, कुछ दिन में हम सब भूल जाएंगे कि गौतम बुद्ध कौन थे, और जब हम ये भूल जाएंगे गौतम बुद्ध कौन थे, तो पूरा बुद्धिज्म खराब हो जाएगा। इसलिए हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये चीजें लंबे समय तक रुकी रहे। तो होता क्या है, 4 काउंसिल बैठती है जिसमें डिसाइड किया गया कि भाई हर काउंसिल में कुछ ना कुछ डिसाइड किया गया, और इसी का ही पार्ट था त्रिपिटक। तो जो पहली काउंसिल हुई वो किस जगह पर हुई, राजगीर में हुई। अजात शत्रु जो हरियक डायनेस्टी के थे, उन्होंने ये काउंसिल बुलवाई थी। सेकंड काउंसिल वैशाली में होती है, जो शिशुनाग वंश के शासक काला अशोक ने बुलवाई थी। थर्ड काउंसिल पाटलिपुत्र में होती है, जो मौर्य वंश के अशोक ने बुलवाई थी। फोर्थ काउंसिल कश्मीर में होती है, जो कुषाण वंश के कनिष्क ने बुलवाई थी। अगर हम बात करें आगे चल के क्या होता है, जो बुद्धिज्म है वो 2 ब्रांचों में कन्वर्ट हो जाता है, एक महायान और एक हीनयान। तो महा से याद करोगे, महा मीन्स बड़ा, बड़ा मतलब जो गौतम बुद्ध को, ठीक है, गौतम बुद्ध को भगवान के रूप में देखते थे, जो गौतम बुद्ध को भगवान के रूप में देखते थे, वो ब्रांच कहलाई महायान। गौतम बुद्ध कहते थे कि मैं ना एक सिंपल व्यक्ति हूं, मेरी पूजा नहीं होनी चाहिए कभी भी। लेकिन गौतम बुद्ध खुद को एक समाज सुधारक बोलते थे, लेकिन उनकी विचारधारा को मानने वाले कुछ व्यक्तियों ने गौतम बुद्ध को भगवान का रूप दे दिया, और भगवान के रूप में उनकी स्तुति करनी शुरू कर दी। और इस वजह से, ठीक है, इस वजह से जो आपके एक ब्रांच बन गई बुद्धिज्म में, महायान। महायान जो ब्रांच है, महा मीन्स बड़ा, ठीक है, तो ये गौतम बुद्ध को भगवान के रूप में मानते थे, और इनकी आइडियल वर्शिप करते थे, मूर्ति पूजा करते थे। जबकि जो दूसरी ब्रांच थी हीनयान, वो गौतम बुद्ध को एक सिंपल पर्सन के रूप में, एक सामान्य व्यक्ति के रूप में इनकी पूजा करते थे। ठीक है, इनकी सामान्य व्यक्ति के रूप में पूजा करते थे। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाई बुद्धिज्म सो पॉपुलराइज, ठीक है, बुद्धिज्म के प्रसिद्ध होने का क्या कारण था। ठीक है, बुद्धिज्म के प्रसिद्ध होने का क्या कारण था, क्यों बुद्धिज्म की पॉपुलैरिटी इतनी फैल गई। तो पहला तो था पॉपुलर रीजन। देखो, जब भी कोई व्यक्ति, कोई लीडर सामान्य लोगों की भाषा में बात करेगा, तो लोगों में अपने आप ही उसके प्रति ना एक लगाव जुड़ जाएगा। उसको लगेगा कि हाँ, ये वही भाषा बात कर रहा है जो मैं बोलता हूं, उससे उसकी भावना जुड़ जाएगी। तो गौतम बुद्ध ने आपकी संस्कृत भाषा का प्रयोग ना कर कर, जो वहां के सामान्य जनों की जो भाषा थी, आपकी पाली और प्राकृत, उस भाषा का प्रयोग किया। गौतम बुद्ध ने पाली और प्राकृत भाषा का प्रयोग किया, तो जिस वजह से गौतम बुद्ध बहुत ज्यादा पॉपुलराइज हो गए। तो पहले कारण था पॉपुलर लैंग्वेज का प्रयोग करना। दूसरा कारण था प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, समानता। ठीक है,
यानी कि जो बुद्धिज्म था वो भेदभाव नहीं करता था। जो हिंदुज्म था, जो लेटर वैदिक एज में, इसमें वर्ण सिस्टम आ गया था और वो भी बहुत ज्यादा रिजिड हो गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है, और ये आपके जन्म आधारित हो गए थे। तो बुद्धिज्म बात करता है इक्वालिटी की, चाहे कोई भी हो, सब बराबर है। दूसरा, पर्सनैलिटी ऑफ बुद्धा। बुद्ध यंग व्यक्ति, काफी संतुलित जीवन और काफी संतुलित बोलते थे, इस वजह से लोग ऑटोमेटिकली इनकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। नेक्स्ट है पेट्रोनाइज बाय ग्रेट किंग। बहुत सारे राजाओं ने बुद्धिज्म को क्या किया, सपोर्ट किया। बहुत सारे राजाओं ने बुद्धिज्म को सपोर्ट किया, इस वजह से जो ये बुद्धिज्म था ये ओवर द टाइम क्या हो गया, बहुत ज्यादा पॉपुलराइज हो गया। अब अगर हम बात करें डाउनफॉल ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के कमजोर होने के क्या कारण थे, ऐसा क्या कारण था कि ओवर द टाइम बुद्धिज्म कमजोर हो गया। तो पहला कारण था एक क्लैन, राजपूत क्लैन, जो उभर कर आई, इस समय पर ये काफी ज्यादा ताकतवर हो गई। इसके अलावा फॉरेन इन्वेजन, फॉरेन इन्वेजन, ठीक है, तो ये जो लोग थे ये अहिंसा में बिलीव करते थे, मार काट में या युद्ध लड़ने में बिलीव नहीं करते थे। इस चीज का फायदा उठाया आसपास के शासकों ने और वो उन्होंने भारत पर अटैक करने क्या कर दिए, शुरू कर दिए। नेक्स्ट, रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म। इस समय पर क्या था, हिंदुइज्म ने खुद को जान लिया था कि अगर आपको क्या करना है, सस्टेन करना है, तो अपनी विचारधारा में चेंज करना होगा। इस वजह से यहाँ पर रिवाइवल देखने को मिलता है हिंदुइज्म में। नेक्स्ट था लैक ऑफ पावरफुल पर्सनैलिटी। गौतम बुद्ध के बाद कोई ऐसी पावरफुल पर्सनैलिटी नहीं आई जो बुद्धिज्म को आगे बढ़ा पाती। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। तो बुद्धिज्म के बाद नेक्स्ट जो चीज आती है जैनिज्म, ठीक है। तो एक तो ये चीज याद रखनी है कि जो गौतम बुद्ध थे वो फाउंडर थे बुद्धिज्म के, लेकिन जैनिज्म के अंदर एक तीर्थंकर बहुत फेमस हो जाते हैं, महावीर, लेकिन ये फाउंडर नहीं थे, ये 24th तीर्थंकर थे, लेकिन इनको रियल फाउंडर कहा जाता है जैनिज्म का। वैसे जो फाउंडर पूछे तो जो ऋषभ देव थे वो जैनिज्म के फाउंडर थे। कई बार इनसे पहले वाले पूछ लेते हैं, तो जो 23rd थे वो पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म 533 बीसी में हुआ था वैशाली में, और इनके जन्म का सिंबल है लायन, ठीक है। इनके जन्म का सिंबल क्या है, लायन। मदर इनकी त्रिशला थी, फादर इनके सिद्धार्थ थे, वाइफ यशोदा, डॉटर इनकी प्रियदर्शनी। गौतम बुद्ध ने 19 साल की उम्र में, 29 साल की उम्र में घर छोड़ा था, इन्होंने 30 साल की उम्र में, ठीक है। ये क्या कहते थे, जैनिज्म में 5 चीज का प्रोविजन है। अगर आपने जैन धर्म अपना लिया तो ये 5 चीज आपने नहीं करनी। कौन कौन सी, नॉन इंजरी, किसी को चोट नहीं पहुंचानी, कभी भी किसी को क्या नहीं पहुंचानी, चोट नहीं पहुंचानी। दूसरा क्या, नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करनी, क्या नहीं करनी, चोरी नहीं करनी। नेक्स्ट, नॉन एडल्ट्री, ठीक है, अडल्ट्री नहीं करनी, स्पीकिंग ट्रूथ, हमेशा सच बोलना है, और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और ये चीज याद रखना, जो 5वां है वो आपका महावीर ने ही ऐड किया था। 5th वाला जो है वो महावीर ने ही ऐड किया था। इसके अलावा एक टर्म आता है सुलेकुआ। तो सुलेकुआ क्या है, ये यहाँ पे बुद्धिज्म नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जैनिज्म होना चाहिए, ठीक है, इट शुड बी जैनिज्म। तो सुलेकुआ क्या है, वॉलंटरी डेथ इन जैनिज्म। जैनिज्म में क्या करते हैं, जब एक ओवर द टाइम के बाद खाना पीना छोड़कर स्वेच्छा से मृत्यु को अपना लेते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, सुलेकुआ कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, सुलेकुआ कहा जाता है जैनिज्म में, जब अपनी मर्जी से सामने वाला क्या अपना लेता है, मृत्यु को अपना लेता है। तो जैसे आपके बुद्धिज्म में 2 ब्रांचेस हो गई थी आपकी, ठीक है, महायान, हीनयान, इसी तरीके से जैनिज्म की भी 2 ब्रांचेस आगे चल के हो जाती है। एक श्वेतांबर, श्वेतांबर, और एक दिगंबर, ठीक है, एक
दिगंबर। जो श्वेतांबर है वो नॉर्थ इंडिया में पाए जाते थे। अजल भाऊ, ठीक है, इसके क्या थे, आपके हेड थे। और जो जैनिज्म में के व्यक्ति थे शुरुआत में, वो नेकेड रहते थे, वस्त्र धारण नहीं करते थे। लेकिन नॉर्थ इंडिया में एक आपका जैनिज्म में एक चेंज आया कि इन्होंने सफेद कपड़े, व्हाइट कपड़े पहनना शुरू कर दिया। ठीक है, व्हाइट कपड़े पहनना शुरू कर दिया। जबकि जो साउथ वाले लोग हैं, जिनको दिगंबर कहते थे, जैनिज्म की दिगंबर ब्रांच, भद्रबाहु इसके हेड, ये नेकेड रहते थे और कपड़े धारण नहीं करते थे। और ये चीज आपकी साउथ इंडिया में पाई जाए। ठीक है, ये अजल भावनाओं का स्थल बाहु है, ये स्थल बाहु। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें तो जैनिज्म में भी आपकी दो काउंसिल होती है, एक पाटलिपुत्र में और एक वल्लभी में। ठीक है, एक पाटलिपुत्र में और एक वल्लभी में। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसके बाद क्या आ जाता है, आपका मगध एम्पायर आ जाता है। ठीक है, महाजनपद बनने लग जाते हैं। देखो, जनपद क्या होता है, जहां पर आपका पहला पैर पड़ता है। ठीक है, जीवन में जहां पर आप पहला पैर रखते हो, वो क्या कहलाता है, आपका जनपद कहलाता है। और जनपद का मतलब डिस्ट्रिक्ट से। तो उस समय पर कुछ महाजनपद बन गए, बड़े बड़े शासन बन गए, जिनको क्या कहा गया, आपको महाजनपद कहा गया। इनमें 16 जो महाजनपद है, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है और इनकी कैपिटल अक्सर पूछ लेते हैं। और कई बार ये पूछ लेते हैं कि इनमें कौन सा महाजनपद में शामिल नहीं है। ठीक है, इनमें कौन सा महाजनपद में शामिल नहीं है। तो अगर हम बात करें कंबोज, कंबोज की कैपिटल राजपुरा। गांधार, जहां को आपने पढ़ा होगा और महाभारत देखी होगी, तो जहां की आपकी गांधारी थी। ठीक है, जहां की क्या थी, गांधारी थी। तो गांधार की कैपिटल क्या, ठीक है, गांधार की कैपिटल आपकी तक्षशिला। इसी तरीके से सूरसेन, सूरसेन की कैपिटल क्या, आपकी मथुरा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मत्स्य। मत्स्य की कैपिटल क्या, विराट। ठीक है, मत्स्य की कैपिटल क्या, विराट। इसके अलावा चेदी की कैपिटल क्या, सुतिमाती। सुतिमाती किसकी कैपिटल थी, सुतिमाती कैपिटल थी आपकी चेदी की। काशी, काशी जो आज का भी काशी है, आपने सुना होगा, तो काशी की जो राजधानी थी, ठीक है, आपकी काशी की जो कैपिटल थी वो थी वाराणसी। वत्स की बात करें, ठीक है, वो थी आपकी कौशाम्बी। अवंती की कैपिटल महेशमती। कुरु, जहां पर महाभारत की जो मेन जंग थी, ठीक है, वो इसी से रिलेटेड थी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ की दो राजधानी थी, एक आपकी इंद्रप्रस्थ और एक आपकी हस्तिनापुर। ठीक है, एक आपकी इंद्रप्रस्थ और एक आपकी हस्तिनापुर। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें पांचाल, तो पांचाल की जो राजधानी थी वो क्या थी, पांचाल की राजधानी थी कंपाला। ठीक है, क्या थी पांचाल की राजधानी, कंपाला। इसके अलावा कौशल, कौशल की राजधानी थी अयोध्या। ठीक है, अयोध्या किस नदी के किनारे है, तो अयोध्या है आपके सरयू नदी के किनारे। ठीक है, किस नदी के किनारे है अयोध्या, अयोध्या है आपका सरयू नदी के किनारे। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें मल्लाज, मल्लाज की कैपिटल क्या थी, कुशीनगर। ठीक है, मल्लाज की कैपिटल क्या थी, कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें आपका वज्जी, वज्जी की जो राजधानी थी, ठीक है, वज्जी की जो राजधानी थी वो थी वैशाली। ठीक है, इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें अंग, अंग की जो राजधानी थी वो थी आपकी, अंग की जो राजधानी थी वो थी चंपा। मगध की राजधानी क्या थी, मगध की राजधानी थी
राजगीर। ठीक है, मगध की राजधानी क्या थी? राजगीर। अस्कामाका की राजधानी क्या थी? ठीक है, अस्कामाका की राजधानी थी आपकी पोताना। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है आपका मगध डायनेस्टी। मगध डायनेस्टी, तो मगध डायनेस्टी के वंश को याद करने को आपको ना एक ट्रिक याद करनी है। देखो, मगध वंश एक ना पावरफुल वंश आपका सेटअप होता है। ठीक है, क्या होता है आपका मगध में एक पावरफुल वंश सेटअप होता है। ठीक है, और ये चीज आपने याद रखनी है कि हर शिशु ने मनसा जाहिर करी। हर शिशु ने मनसा जाहिर करी। अब इसको कैसे याद करोगे? हर से जो हर का जो हा है उसका हर्यक वंश। ठीक है, उसका क्या? आपका हर्यक वंश। और इसके अलावा हर शिशु, शिशु मतलब शिशुनाग। ठीक है, और ने से आपका देखो क्या है, हर शिशु ने मनसा जाहिर करी, तो ना से हो गया आपका नंद वंश। ठीक है, हर शिशु ने मनसा, माँ, और फिर आपका माँ से क्या आ गया? माँ से आ गया आपका मौर्य वंश। ठीक है, और हर शिशु ने मनसा जाहिर की, तो जाहिर मैंने ऐसे ही लगा दिया था। ठीक है, इसको बनाने के लिए। और का से हो गया आपका कर्ण वंश। ठीक है, का से क्या हो गया? का से आपका हो गया कर्ण वंश। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, ये चीज क्या करनी है? आपने याद रखनी है। तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने जो मगध साम्राज्य था, ठीक है, मगध साम्राज्य था उसके हमने वंशों को सीक्वेंस से याद कर लिया। किसके आधार पर? ट्रिक के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर कर लिया? ट्रिक के आधार पर। ट्रिक में एक बार और बोल दे रहा हूं, हर शिशु ने मनसा जाहिर करी। हर शिशु ने मनसा जाहिर करी। ठीक है, हर शिशु ने क्या जाहिर करी? मनसा जाहिर करी। तो हर शिशु ने मनसा जाहिर करी का मतलब है कि हर से हर्यक वंश, जिसने मगध डायनेस्टी का फाउंडर कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा शिशु, शिशु मतलब शिशुनाग वंश। ठीक है, इसके बाद नंद वंश, इसके बाद मौर्य वंश। ठीक है, और हर इसके बीच में आता है आपका एक सुंग वंश। ठीक है, और लास्ट में आपका आता है कर्ण वंश। तो देखो, अब हम बात करते हैं हर्यक डायनेस्टी की। तो हर्यक डायनेस्टी क्या फर्स्ट स्टैंडिंग आर्मी रखी इन्होंने। ठीक है, मतलब भारतीय इतिहास में पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने स्टैंडिंग आर्मी रखी। इससे पहले स्टैंडिंग आर्मी नहीं रखते थे। युद्ध की जरूरत हुई तो बुला लिया, युद्ध की जरूरत नहीं है तो कोई सेना नहीं। तो जो मगध डायनेस्टी है, मगध डायनेस्टी की जो शुरुआत करी थी वो हर्यक डायनेस्टी ने करी थी। फर्स्ट स्टैंडिंग आर्मी रखी। बिंबिसार इसके फाउंडर थे। इनके बेटे थे अजात शत्रु। इन्होंने अपने ही पिता की मृत्यु कर दी थी। अपने ही पिता की मृत्यु कर दी थी। तो अगर क्वेश्चन आए कि किसने अपने ही पिता की मृत्यु कर दी थी और मृत्यु करके फिर मतलब मार के ना खुद क्या बन गए थे? मृत्यु नहीं बोलेंगे, हत्या बोलेंगे, हत्या कर दी थी और फिर शासक बन गए थे। ठीक है, तो कौन आपके कौन क्या बन गए थे? ये इनको मारकर शासक बन गए थे। अंत समय में बौद्ध धारण कर लेते हैं। और जो आपकी पहली राजगीर में जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो इन्होंने ही आयोजित कराई थी। ठीक है, नेक्स्ट है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, ठीक है, शिशुनाग वंश के जो फाउंडर थे वो काला अशोक थे। इन्होंने कैपिटल जो इन्होंने राजगीर में बनाई थी ना, ठीक है, जो इन्होंने राजगीर में बनाई थी। ठीक है, शुरुआत में जो ये हर्यक डायनेस्टी के फाउंडर थे बिंबिसार, तो इन्होंने जो राजधानी बनाई थी ना वो राजगीर में बनवाई थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, फिर जो इसके बाद अजात शत्रु आए उन्होंने पाटलिपुत्र में राजधानी शिफ्ट कर दी। इन्होंने क्या किया, पाटलिपुत्र से दोबारा से राजगीर में शिफ्ट करी और फिर राजगीर से फिर वैशाली में। तो कई बार एक क्वेश्चन आता है कि
मगध साम्राज्य की कौन कौन सी राजधानियां रह चुकी है? तो राजगीर भी थी, ठीक है, और पाटलिपुत्र भी थी और वैशाली भी थी। इसके बाद पहला क्षत्रिय वंश आता है भारतीय इतिहास में, जिसको कहते हैं नंद वंश। इन्होंने क्या किया था कि इनके शासक थे महापद्मानंद। महापद्मानंद इनके शासक थे और ये क्षत्रिय थे। इनके बेटे धनानंद हुए और दोनों ही काफी क्रूर थे। और जब सिकंदर ने भारत पर अटैक किया, ठीक है, 326 बीसी में, तो ये मगध के राजा थे। क्वेश्चन आता है कि जब सिकंदर ने भारत पर अटैक किया तो उस समय मगध की गद्दी पर कौन बैठे थे? तो उस समय मगध की गद्दी पर आपके धनानंद ही बैठे थे। और जो चाणक्य थे, जो तक्षशिला के गुरु थे, विष्णुगुप्त, ठीक है, जिनका दूसरा नाम है, जिनको चाणक्य भी कहते हैं, कौटिल्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं, अर्थशास्त्र इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी। तो ये इनके दरबार में आते हैं और कहते हैं कि सिकंदर भारत पे अटैक करना चाह रहा है और मगध भारत का सेंट्रल पॉइंट है, तो मगध को आगे बढ़कर रोकना चाहिए और भारत को बचाना चाहिए। लेकिन ये उनका ना अपमान कर देते हैं। तो तब चाणक्य शपथ ले लेते हैं कि जब तक मैं इस वंश को खत्म नहीं कर दूंगा, अपनी शिखाएं नहीं बांधूंगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो ये क्या करते हैं, फिर चाणक्य एक बच्चे को ट्रेंड करते हैं जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य वो रखते हैं, और वो मौर्य डायनेस्टी की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। मौर्य डायनेस्टी की क्या करते हैं, वो स्थापना कर देते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जो चंद्रगुप्त थे, ये पहले तो ना इनको हरा देते हैं, ठीक है। पहले तो क्या करते हैं, धनानंद को हरा देते हैं। क्या कर देते हैं, धनानंद को हरा देते हैं 321 बीसी में। और फिर ये ग्रीक से लड़ने पहुंच जाते हैं सिकंदर की सेना से। अब जो सिकंदर है, सिकंदर की सेना का मनोबल इस समय पर कमजोर हो जाता है। यहाँ की उनको एनवायरमेंट सूट नहीं आती है, यहाँ की एनवायरमेंट उनको सूट नहीं आती है, और वो यहाँ से वापस जाने की सोच रहे होते हैं। लेकिन उनकी सेना में एक होता है सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर क्या है, वो लड़ना चाहते हैं, और सेल्यूकस निकेटर की और चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई होती है। चंद्रगुप्त मौर्य उस लड़ाई में जीत जाते हैं, और जीत के बाद दोनों में समझौता होता है, और सेल्यूकस निकेटर की लड़की से शादी होती है, किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य की। तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करें तो ये फाउंडर थे मौर्य डायनेस्टी के। चाणक्य विष्णुगुप्त ने इनको ट्रेंड किया था। धनानंद को इन्होंने हरा दिया था। ग्रीक लोग इनको सेंड्रोकोटस की उपाधि देते थे, ठीक है। और इन्होंने अंतिम समय में जैनिज्म को अपनाया था, ठीक है, जैनिज्म को अपनाया था। और जो आपकी पद्धति होती है जैनिज्म में कि अपने प्राणों को त्याग देते हैं, तो उसी तरीके से इन्होंने क्या किया था, अपने प्राणों को त्याग दिया था। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट चले, इनके सक्सेड बाय बिंदुसार, इनके जो बेटे होते हैं वो बिंदुसार, इनको एमरिकोटस कहा गया था ग्रीक के द्वारा। इन्होंने अपने साम्राज्य को मैसूर तक मिला दिया था। और इनके बाद आते हैं बिंदुसार के भी बेटे अशोक, जिनको कहते हैं ग्रेटेस्ट किंग, ठीक है। इन्होंने रोक पिलर लिखवाए। तो जो कलिंग जो वॉर है उसमें जो रोक एडिक्ट है वो इनका 12वां रोक एडिक्ट है। जहां पर क्या हुआ था, उड़ीसा के कलिंग में इन्होंने एक युद्ध देखा। उस युद्ध में इतना खून खराबा देखकर, ठीक है, उस युद्ध में इतना खून खराबा देखकर इनका मन विचलित हो गया और इन्होंने युद्ध को त्यागने की सोच ली, ठीक है। युद्ध को क्या करने की सोच ली, युद्ध को त्याग करने की सोच ली, और इनका हृदय क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। इनके बेटे थे संघमित्रा, ठीक है, और महेंद्र। ये दोनों को श्रीलंका भेजते हैं, किसके लिए, एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज्म के लिए, बुद्धिज्म को फैलाने के लिए। अब यानी कि आसपास के देशों में भी ये भेजते हैं। और इनको देवनाम प्रियदर्शनी, तो जो भी पिलर है वहां पर अशोक का नाम अशोक ना लिखकर इनके लिए देवनाम प्रियदर्शनी वर्ड लिखा हुआ है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आता है देवनाम प्रियदर्शनी। तो जैसे एक बुक है अर्थशास्त्र, तो ये किसने लिखी थी, चाणक्य ने लिखी थी। देखने से लगता है ये इकोनॉमिक्स की बुक होगी, लेकिन बेसिकली ये एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स यानी कि शासन प्रशासन और राजनीतिक शास्त्र की बुक है, ठीक है। इनको इंडियन मैकियावेली भी कहा जाता है, ठीक है। और जो ये अर्थशास्त्र थी, ये बुक पुराने समय में लिखी गई थी।
आर शर्मा शास्त्री ने इस बुक को रीडिस्कवर किया था और दोबारा से ट्रांसलेट किया था। मौर्य के बाद सुंग डायनेस्टी आती है। पुष्पामित्र सुंग इस डायनेस्टी के फाउंडर थे, ठीक है, और इन्होंने बृहदर्थ लास्ट मौर्य किंग की हत्या करके इन्होंने सुंग डायनेस्टी एस्टैब्लिश की थी। इसके बाद आ जाती है आपकी कर्ण डायनेस्टी, लास्ट डायनेस्टी ऑफ मगध एम्पायर, और इसको क्या कहते हैं, इसके जो फेमस शासक थे वो थे आपके कुषाण, ठीक है, जिसको कुषाण डायनेस्टी के जो आपके नहीं, इसके बाद मतलब ये कर्ण डायनेस्टी यहाँ पर खत्म हो जाती है, जो लास्ट डायनेस्टी थी मगध की। लेकिन इसी समय पर एक कुषाण डायनेस्टी स्टैब्लिश की जाती है कनिष्क के द्वारा, ठीक है, जो शक कैलेंडर है वो इनसे ही जुड़ा हुआ है। और जो एक बुक है आपकी आयुर्वेदिक की, जिस आयुर्वेद की फर्स्ट बुक चरक संहिता, और जो चरक है वो पहले सर्जन माने जाते हैं, जो चरक है उनको फर्स्ट सर्जन माना जाता है, ठीक है। तो चरक संहिता भी इनके कनिष्क के समय पर ही लिखी गई थी। क्वेश्चन आ जाएगा कि चरक संहिता किसके समय पर लिखी गई थी। इसके बाद बात करें हम, गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री किसको कहा जाता है, गुप्ता एम्पायर को कहा जाता है। श्री गुप्ता इसके फाउंडर थे। इनके बाद इनके बेटे बैठते हैं घटोत्कच, ठीक है, लेकिन जो रियल फाउंडर है वो आपके चंद्रगुप्त फर्स्ट कहलाते हैं, जिन्होंने कुमार देवी से शादी करी थी। दिल्ली का जो मेहरौली पिलर है, दिल्ली का जो मेहरौली पिलर है जिसको लोह स्तंभ बोलते हैं, ठीक है, वो इन्होंने ही करवाया था। और इस पर कभी भी आज तक ना जंग नहीं लगा, आज तक इस पर क्या नहीं लगा, जंग नहीं लगा। ये इस पिलर की खासियत है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, महाराज धीराज का टाइटल लिया, महाराज धीराज का टाइटल लिया, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद इनके बेटे आते हैं समुद्रगुप्त, जिनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। जो इलाहाबाद पिलर है, इलाहाबाद पिलर, ठीक है, इन पे इन्होंने ना लिखवाया है। तो बेसिकली इलाहाबाद पिलर पे 3 शासकों ने लिखवाया है। एक अशोक ने, किस भाषा में, प्राकृत भाषा में। इसके अलावा समुद्रगुप्त ने किस भाषा में, संस्कृत भाषा में। इसके अलावा अकबर ने किस भाषा में, पर्शियन लैंग्वेज में। तो ये चीज भी आपने याद रखनी है। इसके अलावा गोल्ड कॉइन चलाने वाले ये पहले शासक थे। वीणा का इनको शौक था, म्यूजिक को डिवोटेड थे ये, म्यूजिक को क्या थे ये, डिवोटेड थे। इसके अलावा हरिसेन, हरिसेन नाम के कवि इनके दरबार में रहते थे, हरिसेन नाम के कवि इनके दरबार में रहते थे। समुद्रगुप्त के बाद इनके बेटे आते हैं कौन, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य का टाइटल लिया था। कौन सा टाइटल लिया था, विक्रमादित्य का टाइटल लिया था। सिल्वर कॉइन उन्होंने पहली बार चलाए थे। इनके यहाँ पर एक चाइनीज ट्रेवलर फाहियान, फाहियान इनके दरबार में घूमने आए थे, ठीक है, फाहियान इनके दरबार में घूमने आए थे। और इन्होंने क्या किया, देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम नाम का, ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम एक बुक है। अगर क्वेश्चन है वो किसने लिखी थी, तो विशाख दत्त ने वो लिखी थी। देवी चंद्रगुप्तम नाम की बुक किसने लिखी थी, ये लिखी थी विशाख दत्त ने। और कालिदास भी इनके दरबार में ही रहते थे, जिन्होंने आपकी मेघदूत लिखी है। इसके अलावा चंद्रगुप्त सेकंड के बाद इनके बेटे कुमारगुप्त, जिन्होंने कार्तिकेय की पूजा शुरू करी, महेंद्रदित्य का टाइटल लिया, और नालंदा यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नालंदा यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन किसने करी थी, तो कुमार गुप्त ने। इसके बाद अंतिम गुप्त किंग आते हैं आपके कौन, स्कंद गुप्त, स्कंद गुप्त अंतिम गुप्त किंग आते हैं। और इसके बाद क्या होता है, भारत में हुंस अटैक कर देते हैं। गुप्त के बाद क्या होता है, हुंस अटैक कर देते हैं। एक और चीज याद रखनी है, गुप्ता एम्पायर में जो सोने के सिक्के थे उनको दिनार कहते थे, सोने के सिक्के को क्या कहते थे, दिनार कहते थे। और यहाँ पर कुछ साक्ष्य देखने को मिलते हैं कि सती प्रथा यहाँ पर शुरू हो गई थी। अब अगर और कुछ हम स्टैटिक पॉइंट देख लें, तो नगर स्टाइल जो है, मकान बनाने का जो नगर स्टाइल है वो नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है, जबकि जो द्राविड़ स्टाइल है वो साउथ इंडिया में पाया जाता है।
कालिदास के द्वारा कुछ लिखी गई बुक है कुमार संभवम, मेघदूत, ठीक है, मालिका विक्रमादित्य। ये सारी बुक कालिदास के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। इसके अलावा रघुवंशम, शाकुंतलम, ये सारी बुक कालिदास ने लिखी है। और बुक के राइटर देख लो, विष्णु शर्मा, आपके विष्णु शर्मा ने लिखी पंचतंत्र। महाभारत का संस्कृत नेम क्या है? जा संहिता, ठीक है, क्या? जा संहिता। इसमें 18 चैप्टर है, वेद व्यास ने लिखी थी। रामायण वाल्मीकि ने, और मनुस्मृति जिसको फर्स्ट लॉ बुक कहा जाता है, ठीक है, वो मनु। इसके अलावा फॉल ऑफ गुप्ता एम्पायर, तो एक तो हुनों ने अटैक कर दिया था, हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन नाम के एक प्रसिद्ध शासक होते हैं, हुवेन तसांग, हुवेन तसांग इनके समय पर घूमने आते हैं, ठीक है। और नागनंदा रत्नावली प्रियदर्शिका इनसे जुड़ी हुई बुक है, ठीक है। तो इसके बाद फिर शुरू हो जाती है मिडिवल हिस्ट्री, जिसको हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अभी तक हमने क्या किया? अपनी पूरी एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री को अभी हमने क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है, टू द पॉइंट सब पढ़ा है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।